हाय फ्रेंड्स, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल आर मैथ क्लासेस पे हार्दिक स्वागत है। मैं रंजन कुमार आप सबों के लिए रेलवे का प्रीवियस हिट लेकर आया हूं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए इन सभी क्वेश्चनों का हम यहां से रिवीजन स्टार्ट कर दें। आपके स्क्रीन पे जो पहला क्वेश्चन है, इसे हम लोग पहले समझते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डी किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, जबकि ई उसी काम को आधे समय में, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ये टाइम और वर्क का काफ़ी इजी क्वेश्चन है। हम लोग देखते हैं किस प्रकार इसका सॉल्यूशन होता है। डी किसी काम को 18 दिन में करता है, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं डी, यदि हम लिखते हैं कि डी किसी काम को कितना दिन में करता है, आपका 18 दिन में। फिर आगे कह रहा है कि जबकि ई उसी काम को आधे समय में, आधा समय का मतलब हुआ 18 दिन में करता है, तो इसका आधा समय यानी 9 दिन में वो करता है। तब पूछ रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इस 18 और 9 का सीधे तौर पे हम एलसीएम निकालते हैं दोनों का। तो 18 9 का एलसीएम 18। यदि टोटल 18 काम है तो ऐसे स्थिति में 18 है और डी कितना दिन में करता है, 18 दिन में। तो 18 से इस 18 को डिवाइड करने पे आपका 1 और 9 से डिवाइड करने पे 2। तो यहाँ पे क्या मानते हैं, यदि मान लेते हैं कि टोटल यदि 18 काम है तो इस स्थिति में डी है जो एक दिन में एक काम करेगा और ई है जो एक दिन में 2 काम करेगा। तो दोनों मिल करके काम हमको निकालना है, तो टोटल काम 18, दोनों मिल करके, तो दोनों मिल करके कितना काम करेगा, 1 + 2 आपका 3 हो जाएगा, यानी 18/3, यानी कितना दिन टोटल काम करेगा, वो दोनों मिलकर के 6 दिन में उस काम को पूरी तरह से समाप्त कर देगा, जो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, आपका क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 22,000 रुपये में एक रेफ्रिजरेटर खरीदता है एवं 1,000 रुपया अतिरिक्त ढुलाई पर एवं 2,000 रुपया उसको स्थापित करने पर खर्च करता है। इस लेन देन में 15% का लाभ कमाने के लिए उसका क्या विक्रय मूल्य होना चाहिए था। ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। आपका दिया हुआ है कि रेफ्रिजरेटर खरीदता है 22,000 में, यानी यहाँ से हम मान लेंगे सीपी आपका दिया हुआ है, कितना मान लेते हैं, आपका 22,000 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। सीपी 22,000 रुपया। अब सोचिए यहाँ पे कह रहा है कि उस पर अतिरिक्त ढुलाई पे खर्च होता है, ठीक है। एक्स्ट्रा खर्च कितना होता है, एक्स्ट्रा खर्च जो आपका पहले तो 1,000 रुपया ढुलाई पे खर्च होता है और 2,000 सेट करने पे, यानी एक्स्ट्रा के रूप में हम कह सकते हैं कि 3,000 रुपया खर्च हुआ। तो इस रेफ्रिजरेटर को घर में लाने में हमको रियल कॉस्ट प्राइस जो होगा, रियल सीपी कितना लग गया हमको, जो एक्स्ट्रा खर्च होता है, अतिरिक्त जो खर्च होगा उसको सीपी में ही ऐड करते हैं। यानी इसको घर पे लाने में हमको 22,000 और ये 3,000, यानी टोटल 25,000 रुपया लागत हुई, ठीक है। 25,000 का इस रेफ्रिजरेटर को अपने घर पे लाने में मेरा खर्च हुआ। तो अब मेरा सीपी जो है 25,000 होगा, ना कि 22,000, ठीक है ना। अब इस पे कह रहा है कि इसको 15% हमको प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट कितना चाहिए, तो 15%। तो सीधे यहाँ से हम एसपी निकालते हैं, तो एसपी बराबर क्या होता है, सीपी इंटू प्रॉफिट 15%। तो प्रॉफिट 15% का मतलब जानते हैं, यदि 100 सीपी है तो 115 क्या होगा, एसपी। हमको निकालना एसपी है, तो एसपी वाला पोर्शन जो आपका 115 है, ये ऊपर में लिखाएगा बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, यहाँ सीधे 25 में 115 का गुना करेंगे। 25 में 115 का गुना करने पे आपका कितना चलाएगा, तो सीधे गुना करते हैं यहाँ पे 25 25 25 से 125, ठीक है ना। 12 रहेगा, 25 12 37, साथ हाथ मेरा 3 और 25 और 3 28, यानी 28 पे 1 जीरो आपका बचा हुआ। यानी उस रेफ्रिजरेटर को यदि 28,750 रुपया में बेचेगा तो ऐसे स्थिति में उसको 15% का प्रॉफिट प्राप्त होगा, ठीक है। यहाँ खाली ध्यान क्या देना है कि यदि अतिरिक्त जो खर्च होगा तो उस अतिरिक्त खर्च को हम लोग जो सीपी है रेफ्रिजरेटर का, उसी सीपी में जोड़ते हैं, और मेरा रियल जो सीपी हो जाएगा आपका सीपी प्लस एक्स्ट्रा जो एक्सपेंडिचर होगा, अतिरिक्त खर्च होगा, दोनों का योग के बराबर होगा। यानी टोटल पहले 22,000 था, 3,000 एक्स्ट्रा खर्च, यानी मेरा रियल जो वास्तविक क्रय मूल्य हुआ वो 25,000 होगा। अब प्रॉफिट लेना है, लॉस लेना है, तो ये मेरा 25,000 से तुलना करेंगे, ना कि 22,000 से। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 28,750, जो ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि यदि किसी विद्यार्थी को प्राप्तांक का 25% बढ़ाया जाए तो एक परीक्षा में उसका प्राप्तांक 75 हो जाता है, ठीक है। क्या कह रहा है कि 25% बढ़ाया जाए तो उसका प्राप्तांक है जो कितना हो जाता है, 75 हो जाता है, तो उसका वास्तविक प्राप्तांक क्या है। ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ मान लेते हैं कि उसका वास्तविक प्राप्तांक 1 है, कितना है, वास्तविक प्राप्तांक 1 है। तब ऐसे स्थिति में 25% बढ़ा दिए, तो 25% बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, जहाँ पे पहले उसका प्राप्तांक 100 था, 25% बढ़ गया, तो यानी 2500 को कितना कर दिए, 125। तो 125 बटा 100 जो होगा या किसके इक्वल हो जाएगा,
75 के इक्वल होगा। ये कह रहा है कि 25% बढ़ाने से उसका प्राप्तांक 75 हो जाता है। 25 से कैंसिल करेंगे, 25 25 25 से 25 या 75, 5 से कैंसिल करेंगे 20 और x इज इक्वल टू सीधे यहाँ पे चलाएगा 60, यानी जो उसका वास्तविक प्राप्तांक था कितना था, 60 था। एक तरीका यहाँ x मानकर बना सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 25% बढ़ गया, तो 25% पहले बढ़ गया तो इसका मतलब यदि हम मानते हैं कि 100 इसी उसका रियल प्राप्तांक था, तो इसमें 100 में 25 बढ़ा, तो 25 बढ़ने पे वो कितना हो जाएगा, 125। अब यहाँ दिया हुआ 75 हो जाता है उसका नया प्राप्तांक। नया प्राप्तांक मतलब बढ़ने के बाद प्राप्तांक, तो ये बढ़ने वाला पोर्शन नीचे रखें, तो यहाँ पे नीचे रखेंगे 75, तो उसका रियल प्राप्तांक 100 था, तो वो कितना होगा, 25 25 25 से 25 चौक 100, 5 से काटेंगे 15 और x इज इक्वल टू 60। सीधे तौर पे ये आंसर चलाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी है जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, क्या कह रहा है कि 14, 6 एवं 28 28 का चतुर्थ समानुपात क्या है। ठीक है, आपका दिया हुआ क्या है, 14 है, 6 है और कितना है, 28 का चतुर्थ समानुपात पूछ रहा है। तो चतुर्थ मतलब यदि इसको ए टर्म मानते हैं, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हमको नहीं दिया तो चौथा मान लेते हैं x। अब समानुपात का मतलब यहाँ पे समझते हैं। समानुपात का मतलब हो गया ये जो फर्स्ट और सेकेंड जो टर्म है, ठीक है, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर, इसका रेशियो इस दोनों के रेशियो के बराबर होगा, तो इसी को समानुपात कहा जाता है। इसको सिंपल तौर पे हम लोग लिखते हैं 14:6 समानुपात 28:x, यानी 14/6 जो होगा इसका अनुपात जो होगा, यहाँ समानुपात है मतलब बराबर होगा किसके, 28/x का। ठीक है, तो 14 से सीधे कैंसिल करेंगे, 14 दूनी 28, x का जब वैल्यू निकालेंगे तो 6 दूनी आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिरछा तिरछी गुना करेंगे 12, यानी इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा कितना चलाएगा, 12 चलाएगा, यानी चतुर्थ समानुपात कितना है, 12 है। ये तो हो गया कंसेप्ट, ठीक है ना, इसके सहारे हम लोग निकालते हैं। यदि फार्मूला नहीं ध्यान में है तो सीधे कंसेप्ट का उपयोग करेंगे और इसके सहारे हम लोग आसानी से प्राप्त कर लेंगे आंसर। और चतुर्थ अनुपात का हम लोग फार्मूला भी देख चुके हैं। चतुर्थानुपात क्या होता है, किस विधि से निकालते हैं, किस फार्मूला से, तो इसका BC/A, ये कंसेप्ट है। B मतलब हो गया सेकेंड टर्म, C हो गया थर्ड टर्म और ये हो गया फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म आपका 6 है और C हो जाएगा थर्ड टर्म, तो 6 × 28 और बाई ए के जगह पे आपका 14। ठीक है, 14 से इसको कैंसिल करेंगे, 14 दूनी 28 और 6 दूनी 12। यहाँ से भी आपका ऑप्शन नंबर डी है जो प्राप्त हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी, यानी 12 जो चतुर्थ अनुपात कितना है, 12 है, राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पहले समझते हैं हम लोग इसका, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखते हैं किस प्रकार प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है कि 6400 रुपये की धनराशि पर 25% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। आपका मूलधन दिया हुआ, दर दिया हुआ, समय दिया हुआ, आपसे पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज कितने साल का, 3 साल का। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस प्रकार होता है। आपका सिंपल दिया हुआ 6400 रुपया। अब हम लोग क्या कंसेप्ट जानते हैं, सबसे पहला हम क्या करेंगे, 6400 जो रुपया आपका दिया हुआ इसका 25% हम लोग निकालते हैं, यानी 25% पे यानी 1 साल का ब्याज कितना होगा। तो 0 से कैंसिल करेंगे, 00 से 00, 25 में 4 का गुना करेंगे, 25 चौक 100, 0 हाथ मेरा 10, 25 छक 150, 10 160, यानी 6400 रुपये का 25% के दर से यदि निकालेंगे तो 1 साल का ब्याज 1600 रुपया हो जाएगा। हमको 3 साल का पूछ रहा है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, तो फिर इस 1600 का हमको 25% के हिसाब से दर निकालेंगे। ठीक है ना, यानी 25% का मतलब यदि किसको कैंसिल करते हैं तो सीधे हम 25% को 1/4 लिख सकते हैं। किस प्रकार लिखेंगे, 25 को 100 से डिवाइड करेंगे 4, तो 1/4, यानी इसको निकालने पे आपका 400 रुपया चलाएगा। अब ये 400 रुपया हो जाएगा तो फिर इसका हम 1/4 निकालेंगे, यानी 25% निकालेंगे, तो इस स्थिति में आपका कितना ब्याज चलाएगा, 100 रुपया। अब हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखे हैं कि यदि 3 साल का ब्याज हो तो इस स्थिति में किस समानुपात का, किस अनुपात का प्रयोग करते हैं, किस रेशियो के द्वारा हम लोग इसका निकालते हैं। 4 साल रहने पे किस रेशियो के द्वारा हम लोग इसका चक्रवृद्धि ब्याज सिंपल तौर पे निकालते हैं। तो 3 साल है तो 3 साल का कंसेप्ट क्या होता है, रेशियो क्या होता है, 3:3:1। अब 3:3:1 है, इस रेशियो को क्या करना है, तो कुछ भी नहीं करना है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है। 16 48, 4 12 और 100 में 1 का गुना करेंगे 100, तो 48 में 12 जोड़ेंगे तो देखिए 4 और 1 5, 1 6 48 में 12 जोड़ेंगे 60 और 1 60, यानी 6100 रुपया आपका चक्रवृद्धि ब्याज है जो प्राप्त हो जाएगा। यानी 6400 रुपये की धनराशि पर 25% की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, जो 6100 रुपया प्राप्त हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट आंसर है। एक तरीका तो ये काफ़ी सिंपल तरीका है ये, और बेस्ट तरीका इसके द्वारा यदि आप निकालिएगा तो आपको कोई किसी प्रकार का
दिक्कत नहीं होगा। दूसरा जो कंसेप्ट है जो हम लोग जानते हैं फार्मूला, ठीक है ना, यदि सी आई का फार्मूला यूज करते हैं तो सी आई का फार्मूला क्या होता है, पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर टी माइनस 1, ठीक है। तो इसके सहारे निकालिएगा तो आपको टाइम टेकिंग होगा, टाइम लगेगा, कैलकुलेशन ज़्यादा होगा, लेकिन इससे भी आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। और ये जो तरीका काफ़ी ज़्यादा ईजी है, ठीक है ना। ये 3 साल का था। फिर से रिवीजन हम लोग करते हैं। यदि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो, ठीक है ना, तो 2 साल के लिए कौन अनुपात का प्रयोग करते हैं हम, 2:1। 3 साल के लिए तो यहाँ पे लिखा हुआ 3:3:1, और यही 4 साल का रहता है तो 4:6:4:1। इस रेशियो का प्रयोग कर हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है काफ़ी इजी ये भी क्वेश्चन है आपका। क्या कह रहा है कि निम्न डाटा का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक मतलब सिंपल हम लोग याद रखेंगे। बहुलक मतलब हो गया आपका डाटा दिया रहेगा, यानी उस डाटा में जो सबसे ज़्यादा बार दिखे, जो ज़्यादा बार दिखे, ठीक है ना, जो ज़्यादा बार दिखे वही क्या होगा, बहुलक होगा। तो इस डाटा में यदि देखते हैं हम तो 70 की जो संख्या है, 70 आपको 1 2 3 बार नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में सीधे, और इससे इसके अलावा यदि 80 की तो बात करते हैं तो 80 है जो 2 बार नज़र आता है। 90 की बात करते हैं तो 90 भी आपका 2 बार नज़र आता है, यानी 70 के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो आपका 3 बार से ज़्यादा नज़र आ रहा है। इस कारण बहुलक जो होगा इस डाटा का कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सीधा ए। बहुलक का मतलब सिंपल क्या याद रखेंगे, जो डाटा दिया रहेगा उसमें जो जितना बार नज़र आएगा, ठीक है ना, जितना बार ज़्यादा नज़र आएगा वही उसका बहुलक होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे, पहले इसे समझते हैं उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है कि यदि 15,000 रुपये की दर से 15 लैपटॉप खरीदे गए एवं सभी लैपटॉप 2.97 लाख रुपये में बेचे गए, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। यानी एक लैपटॉप का क्रय मूल्य आपका 15,000 रुपया है, ठीक है। 1 लैपटॉप का सीपी, ठीक है, आपका दिया हुआ कितना दिया हुआ, 15,000 रुपया। तब ऐसे स्थिति में 15 लैपटॉप खरीदा तो 15 लैपटॉप का सीपी क्या होगा, 15 गुना करेंगे 225, यानी 2,25,000 रुपया का वो टोटल लैपटॉप खरीदता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि अब उस लैपटॉप को वो कितना में बेचा, 2.97, मतलब 2,97,000 रुपया में बेचा। इतना में बेचा और खरीदा कितना में, आपका टोटल 15 लैपटॉप खरीदने में 2,25,000 रुपया होगा। तो प्रॉफिट होगा, ये प्रॉफिट कितना होगा, तो प्रॉफिट जो होता है आपका एसपी माइनस सीपी, एसपी में से सीपी घटाएंगे तो आपका 7 में से 5 जाएगा 2, 9 में से 7 जाएगा, 9 में से 2 जाएगा 7, यानी 72,000 रुपया आएगा। यानी प्रॉफिट कितना होगा, 72,000 का। प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है हमसे, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ अपॉन सीपी, तो सीपी 2,25,000, ठीक है, गुना 100। 3 0 से 3 0 करेंगे, 25 × 2 25, 25 चौक 100, 9 से काटेंगे 9 × 72, यानी 8 चौक 32, यानी सीधे यहाँ से आपका निकल जाएगा कितना प्रतिशत लाभ होगा, तो 32%, 32% लाभ होगा आपका। जो ऑप्शन नंबर ए है जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे पहले समझते हैं हम लोग, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखते हैं किस प्रकार प्राप्त होता है। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे क्या कर रहा है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल 169 वर्ग सेंटीमीटर एवं 121 वर्ग सेंटीमीटर। यदि बड़े त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 26 सेंटीमीटर, दूसरे त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी, ठीक है। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं किस प्रकार प्राप्त होता है। यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्षेत्रफल, दो त्रिभुज है और कैसा त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज। तो हम लोग क्या जानते हैं, यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो ऐसे स्थिति में उनका जो क्षेत्रफल जो होता है, ठीक है ना, यानी उनका जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल फर्स्ट, त्रिभुज फर्स्ट का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज जो क्षेत्रफल सेकेंड होता है, इसका जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, इनके भुजा, यानी पहला त्रिभुज के भुजा का स्क्वायर अपॉन दूसरा जो त्रिभुज होगा उसके भुजा के स्क्वायर के ये बराबर होता है। ये कंसेप्ट होता है, ठीक है। यानी यदि दो त्रिभुज दिया हुआ है तो ऐसी स्थिति में उनका क्षेत्रफल जो होगा उनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ पहला त्रिभुज कितना है, 169 है, और क्षेत्रफल पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल 169 है, दूसरा कितना है 121। तो यह क्या होगा, इसके भुजा के वर्ग के अनुपात होगा। यानी भुजा को यदि A1 हम मानते हैं, ठीक है ना, A1 का स्क्वायर यानी पहला त्रिभुज का भुजा अपॉन A2 का स्क्वायर। जब ये इधर वर्ग है तो वर्ग हम हटाएंगे, यानी स्क्वायर जब हटाएंगे तो इस पर रूट अंडर चढ़ेगा आपका, तो रूट अंडर चढ़ेगा तो सीधे इसको लिखेंगे 13 अपॉन 11। ये हो जाएगा A1 अपॉन A2, यानी पहला त्रिभुज का भुजा अपन दूसरा त्रिभुज का भुजा। ये यहाँ से निकल के आया मेरा। अब आपका क्वेश्चन में दिया हुआ क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि यदि सबसे बड़ी भुजा
बड़े त्रिभुज की बड़ी भुजा, तो बड़ा त्रिभुज तो आपका यहाँ 13:1 है, 13 वाला बड़ा होगा, तो इसका जो भुजा कितना दिया हो 26 दिया हो, तो दूसरा त्रिभुज का भुजा ज्ञात करना है। तो 13 दूनी 26, तो यानी A2 का निकालेंगे मान, तो 11 दूनी 22 सेंटीमीटर चला आएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका ए है जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक कंसेप्ट था, इस कंसेप्ट को हमेशा ध्यान रखना है। दो त्रिभुज समरूप हो तो ऐसे स्थिति में उसके क्षेत्रफल जो होते हैं उनके संगत भुजा के वर्ग के अनुपाती होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे क्या करा है, किसी निश्चित धनराशि पर 8 वर्षों में 8% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज 16,000 रुपया है। यानी आपका साधारण ब्याज 16,000, यानी SI दिया हुआ आपका कितना है 16,000 दिया हुआ, ठीक है ना। टाइम कितना है 8 वर्ष है, ठीक है ना। और R जो आपका है, R आपका दिया हुआ कितना R है 8% है, ठीक है ना। R कितना 8% है, तो SI 16,000 टाइम 8 वर्ष है और 8%। तो इसी स्थिति में यहाँ SI दिया हुआ, तो कह रहा है कि किस निश्चित धनराशि पे, तो हम पहले धनराशि निकालेंगे, यानी सीधे SI का कंसेप्ट लगाएंगे। SI बराबर P इंटू R इंटू T/100। तो SI के जगह पे आपका 16,000 है, तो ये 16,000 रखेंगे। P के जगह पे हमको P निकालना है, प्रिंसिपल मूलधन निकालना है, तो P के जगह P रहेगा, R हो जाएगा 8 और टाइम भी आपका 8 है बाई 100, ठीक है ना। तो 8 से इसको यदि कैंसिल करेंगे तो 8 दूनी 16 2000, 8 से यदि इसको कैंसिल करते हैं तो 8 दूनी 16 40 हो जाएगा, तो 8 पचे 40 यानी 250। तो पी का जब वैल्यू निकालेंगे 250 में 100 का गुना करेंगे तो आपका 250 पे 2 जीरो यानी 25,000 रुपया चलाएगा। यानी यहाँ से क्या निकल के चलाया, आपका मूलधन है जो कितना रुपया है 25,000 रुपया निकल के चलाता। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि उस धनराशि पे, तो धनराशि आपका 25,000 हो गया, साधारण ब्याज की 1/4, यहाँ से हम क्या निकाले P है जो 25,000 रुपया चला। अब आगे कह रहा है कि साधारण ब्याज की 1/4 दर, यानी पहले दर जो था 8% था, अब इसकी 1/4 मतलब 4 से भाग करेंगे, यानी दर कह रहा है 2%, ठीक है ना। दर हो गया आपका 2%, दर पर 2 वर्षों का, यानी टाइम आपका कह रहा है कि अब 2 वर्ष पर CI क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो सिंपल आपका दर दिया हुआ 2%, तो यहाँ से हम निकालेंगे कि 25,000 जो रुपया है उसका 2% के हिसाब से ब्याज कितना प्राप्त होगा। तो 25,000 है, 2 जीरो काटेंगे तो 25 दूनी 50, ठीक है ना। 50 पे 1 जीरो यानी 500 रुपया चलाएगा। अब फिर से हम जानते हैं ब्याज पे ब्याज मिलता है, तो अगला साल भी ब्याज 500 है, तो इस पर भी ब्याज मिलेगा, कितना मिलेगा, तो इसका भी 2%, यानी 2% का मतलब 10, यानी शुरुआत में आपको 500 रुपया का ब्याज मिला और फिर कितना का मिलेगा आपको 10 रुपया का। और 2 वर्ष का कंसेप्ट जानते हैं हम लोग, 2 वर्ष कहते चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, तो किस रेशियो में होता है 2:1। तो यहाँ पे इसको गुना करेंगे तो 500 दूनी 1,000 और यहाँ पे 10, यानी जोड़ने पे आपका 1,010 रुपया आपको चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा, जो ऑप्शन नंबर आपका ए है जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी ये सिंपल क्वेश्चन था। पहले हम यहाँ से पी निकाल लेते, आपका सब चीज़ दिया हुआ था, SI दिया हुआ था 16,000, T 8 वर्ष और R 8% दिया हुआ था आपका क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग SI निकाले, तो SI निकालने पे आपका 25,000 रुपया चला है। अब आगे कह रहा है कि यदि R 8% है, ठीक है, तो R 8% है तो उसका 1/4 मतलब 2%, और टाइम है जो 2 वर्ष के आधार पे आपका CI निकालना था, CI कितना होगा। तो इस आधार पे निकालने पे आपका जो CI है 1,010 रुपया प्राप्त होता है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे पहले हम लोग समझते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखते हैं किस प्रकार इसका सॉल्यूशन प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक कार एक निश्चित समय में एक निश्चित दूरी तय करती है, दूसरी कार उस दूरी की आधी दूरी दोगुने समय में तय करती है, तो उसके संगत चालों का अनुपात क्या। तो यहाँ हम लोग मान लेते हैं कि माना दूरी जो है आपका डिस्टेंस से हम D से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस जो आपका है कितना है x किलोमीटर है, ठीक है ना। क्या मान लिया डिस्टेंस x किलोमीटर, और इस डिस्टेंस को तय करने में पहले कार के द्वारा लिया गया समय T आवर है, तो ठीक है ना। अब अगला कह रहा है कि दूसरे कार द्वारा उस दूरी के आधी दूरी, ठीक है ना, यानी दूरी क्या हो जाता है, पहले x था अब इसका आधा, आधा का मतलब x/2 किलोमीटर ये दूरी हो जाएगा दूसरे कार के लिए। अब साथ ही साथ कह रहा है तथा दोगुने समय में, यानी T समय था तो दोगुने समय में 2T ये लेगा, ठीक है ना। ये पहला कार है, C1 कार है, C2 कार है, यानी पहला कार और दूसरा कार। पहला कार x किलोमीटर की दूरी T आवर में तय करता है, तो दूसरी जो कार है इसका आधा दूरी का मतलब x/2 किलोमीटर की दूरी है जो T2 समय में तय करता है। तो कह रहा है संगत चालों का अनुपात क्या है, तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, यानी दूरी आपका x है और समय आपका T है, अपॉन इधर आपका दूरी x/2 है और समय क्या है 2T है। आपका ये डिवाइड में इसको हम यदि हम यहाँ से डिवाइड को चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में, तो आपका ये नीचे वाला है जो ऊपर चला जाएगा
2 इंटू टी टी 2t ऊपर होगा और आपका x है जो ये नीचे हो जाएगा, तो x से x कैंसिल होगा, t से t कैंसिल होगा, तो ऊपर में आपका बचेगा 4 और नीचे में आपका 1, यानी 4:1। तो उनकी संगत चालों का जो अनुपात होगा 4:1 होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर डी है जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आयत जिसकी लंबाई 5 मीटर एवं चौड़ाई 2 मीटर है, ठीक है ना। लंबाई क्या कह रहा है, लंबाई जो आपका है 5 मीटर, लंबाई आपका यहाँ दिया हुआ है, मान लेते हैं ये लंबाई है, लंबाई कितना कह रहा है 5 मीटर है और चौड़ाई कितना कह रहा है 2 मीटर है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि इसके अंदर 2 मीटर भुजा का एक छायांकित वर्ग है, 2 मीटर भुजा, तो 2 मीटर भुजा होगा तो इस प्रकार का 2 मीटर इधर से भी 2 मीटर सब जगह से छायांकित एक वर्ग है। तब यहाँ पे कह रहा है कि छायांकित भाग यानी इस भाग का एवं आयत के शेष आयतांकित भाग अछायांकित यानी जो बिना रंगा हुआ भाग है उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो जब ये वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग पहले निकालते हैं, ठीक है ना। यानी ये जो कह रहा है 2 मीटर वर्ग, तो 2 इधर से भी 2, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर यानी 2 गुना 2 4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल 4। अब आयत का क्षेत्रफल, तो आयत आपका 2 और 5 है सिंपल, यानी 5 दूनी 10, ठीक है ना, 5 दूनी 10 मीटर है। तो अछायांकित भाग यानी बिना रंगा हुआ भाग का क्षेत्रफल यदि निकालते हैं, अछायांकित भाग जो होगा आपका टोटल तो 10 है, 10 में से 4 आयत का गया तो यानी 6, तो इसका अनुपात पूछ रहा है कि इसका अनुपात क्या होगा, किसका अनुपात, वर्ग अंदर बना हुआ वर्ग के छायांकित भाग का अपॉन आयत के जो शेष अछायांकित भाग है उसका अनुपात क्या होगा। तो 4 आपका आयत वर्ग का आया क्षेत्रफल और 6 क्या आया ये जो बिना रंगा हुआ भाग है उसका क्षेत्रफल, तो इसका अनुपात निकालने पे 2:3 आएगा, जो आपके ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, पहले इसे हम लोग समझते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन किस प्रकार प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 6 है, इनमें से 3 संख्याओं का औसत 8 है, बाकी बची हुई संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 5 संख्याओं का औसत 6 है आपका, तो 5 संख्याओं की औसत जब दिया हुआ तो यहाँ से हम कुल संख्याओं का योग निकालते हैं, यानी पाँचों संख्याओं का कुल योग। तो जब हम लोग सिंपल इसका कंसेप्ट क्या जानते हैं, यदि औसत दिया हुआ है और ठीक है ना, तो ऐसे स्थिति में उसके औसत से औसत वाली जो संख्या होती है उससे गुना करते हैं। तो यहाँ 5 संख्या का औसत पूछ रहा है, तो 5 संख्याओं का औसत दिया हुआ है आपका 6, तो 5 6 30, यानी कुल संख्याओं का योगफल कितना होगा आपका 30 होगा। अब आगे कह रहा है कि 3 संख्याओं का औसत 8 है, 3 जो संख्या है इसका जो औसत है आपका कितना है 8 है, तो 3 संख्याओं का कुल योग, ठीक है। यहाँ से क्या निकालते हैं हम लोग, 3 संख्याओं का योग, यानी कुल योग क्या हो जाएगा, तो आपका औसत वाली संख्या 3 है और उसका औसत कितना 8, यानी 8 तिया 24 हो जाएगा। तो बचेगा कितना, यानी 5 संख्या का औसत निकाले 30 और 3 संख्या का जब निकाले 24, तो शेष कितना बचता है, तो 30 में से 24 जाएगा 6, 6 कई संख्या, यहाँ 5 संख्या था यहाँ 3, यानी 2 संख्या और बचता, यानी जो शेष संख्या है 2 संख्या और शेष जो औसत में से इसको घटाने पे आपका 6 प्राप्त होता है, यानी जो 2 संख्या का योग 6 प्राप्त होगा। तो इसका एवरेज निकालेंगे तो 6 में 2 से भाग करेंगे 3 चलाएगा, जो आपके ऑप्शन नंबर सी है जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि एक आदमी 1/3 भाग भोजन पे खर्च करता है तथा बचे हुए 1/4 भाग वो घर किराए पे खर्च करता है, बाकी बचे हुए का 1/5 भाग कपड़े पे खर्च करता है। अब उसके पास यदि 1760 रुपये बचे हैं तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। तो सिंपल ये क्वेश्चन आपका है, मान लेते हैं उसकी टोटल आय x है, ठीक है ना। अब यहाँ एक समझना, 1/3 भाग भोजन पे खर्च करता है, ठीक है ना। तो यदि 1/3 भाग खर्च किया था, अब यहाँ पे आगे दिया हुआ बचे हुए भाग का, हर एक बार बचे हुए भाग का पूछ रहा है, तो यदि टोटल हम मानते 1 है तो उसका 1/4 यदि खर्च करेगा तो बचेगा कितना 3/4 भाग। तो इसी अनुसार हम सब क्वेश्चन को लिखते जाएंगे, जो हर एक टर्म जो आगे मिलता जाएगा उसको इस रेशियो में लिखते जाएंगे। आपका दिया हुआ 1/3 भाग भोजन पे खर्च करता है, यानी 1/3 जब वो खर्च करेगा तो बचेगा कितना आपका 2/3 बचेगा, तो बचेगा इतना 2/3। अब आगे कह रहा है बचे हुए भोजन का 1/4 भाग घर किराए पे, तो 1/4 यानी टोटल यदि 1 था उसमें से 1 4 जाएगा तो बचेगा कितना 3/4 बचेगा। फिर बाकी वो बचेगा 1/5 भाग कपड़े पे, यानी यदि 1 है तो उसका 1/5 यदि खर्च करता है तो बचेगा कितना 4/5 भाग बचेगा, और यह जो है 1760 के बराबर है। तो 4 से 4 कैंसिल होगा, 3 से 3 कटेगा, 2 से काटेंगे 2 8 16, 2 8 16 0, x का जब वैल्यू निकालेंगे तो 880 गुना 5 जीरो हो जाएगा, 8 5 40 के जीरो हाथ में 4, 8 5 40 और 4 44, यानी 4400 रुपया सीधा आंसर चलाएगा, जो आपके ऑप्शन नंबर सी है जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
ये था आज का सेशन। आशा करता हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।